सीढ़ियों पर रेयांश के साथ उस इंटेंस पल के बाद तारा अपनी डेस्क पर लौटी तो उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक और खुरापाती मुस्कान थी। माथुर ने उसे सजा के तौर पर जो 500 पन्नों का डेटा मैन्युअली टाइप करने को दिया था, तारा ने उसे देखा और एक छोटी सी हंसी हंसी। लॉजिक कहता है कि गधों की तरह मेहनत करने से अच्छा है स्मार्ट वर्क किया जाए। तारा ने अपनी उंगलियों चटकाई। उसने तुरंत एक एक ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निफाइंग स्क्रिप्ट लिखी। मुश्किल से 15 मिनट लगे और वो 500 पन्नों का डाटा अपने आप एक्सेल सीट में फीड हो गया। माथुर की सजा को तारा ने चुटकियों में उड़ा दिया था, लेकिन अब बारी थी उस असली काम की जिसके लिए उसका एटम बम वाला दिमाग पूरी तरीके से चार्ज हो चुका था। रजत को सबक सिखाना। तारा ने रजत के हैक किए हुए सिस्टम में चुपचाप एक छोटा सा कमांड ट्रिगर सेट कर दिया और बहुत ही मासूमियत से अपना काम खत्म करके घर चली गई। रात के 10:30 बजे सिंघानिया पेंट हाउस। रियांश जब अपनी प्राइवेट एलिवेटर से पेंट हाउस में दाखिल हुआ तो उसे हमेशा की तरह एक शांत और एकदम परफेक्ट माहौल की उम्मीद थी। लेकिन जैसे ही उसने लिविंग रूम पार किया, उसके कानों में एक पुराने बॉलीवुड गाने की आवाज़ें पड़ी जो काफ़ी लाउड बज रहा था। रियाज ने अपनी टाई ढीली की और आवाज़ की दिशा में बढ़ा। तारा किचन में थी। उसने अपने ऑफिस के कपड़े बदलकर एक ओवरसाइज्ड पीली टी शर्ट और पजामा पहन लिया था। वो अपने कानों में हेडफोन्स लगाए गाने की धुन पर कमर मटकाते हुए एक बड़े से बाउल में कुछ मिक्स कर रही थी। लेकिन असली समस्या तारा नहीं थी। असली समस्या था रियांस का करोड़ों का इटालियन मार्बल वाला ओपन किचन। स्लेब पर थोड़ा सा आटा और कॉफ़ी पाउडर बिखरा हुआ था। 2-3 चम्मच जमीन पर पड़े थे और सिंक में बर्तनों का एक छोटा सा पहाड़ बन गया था। रियांस, जिसे एक पैन का भी टेढ़ा रखा होना बर्दाश्त नहीं था, उसका परफेक्ट निष्ठ दिमाग ये नज़ारा देखकर चीखने लगा था। वो अपने भारी कदमों से किचन में दाखिल हुआ और सीधे तारा के पीछे जाकर खड़ा हो गया। तारा अपनी ही धुन में मगन थी। उसने पलटकर फिर से कुछ निकालने की कोशिश की और सीधे रियांस के चौड़े सीने से जा टकराई। बाप रे! तारा उछल पड़ी और उसके हाथ से एक चम्मच छूटकर जमीन पर गिर गया। रियांस ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसने बहुत ही शांति से अपना हाथ बढ़ाया और तारा के कान से एक हेडफोन निकाल दिया। मेरे इस प्रीमियम मॉड्यूलर किचन पर क्या कोई एयर स्ट्राइक आई हुई है मिस तारा? रियांस की आवाज़ में वो खौफनाक शांति थी जो तूफान से पहले होती थी। उसकी गहरी काली आंखें स्लेब पर फैले हुए कचरे को देख रही थी। तारा ने अपनी घबराहट को तुरंत अपनी चुलबुली स्माइल के पीछे छुपा लिया। एयर स्ट्राइक तो नहीं मिस्टर बॉस, इसे सेलिब्रेशन की तैयारी कहते हैं। तारा ने अपना बाउल दिखाते हुए कहा जिसमें वो अजीब सा चॉकलेट मग केक रखा बना हुआ था। कल के लिए एडवांस से मैं मीठा बना रही हूँ। और ये कचरा? रियांस ने जमीन पर पड़े चम्मच की तरफ इशारा किया। लॉजिकली देखा जाए, तारा ने अपनी उंगली हवा में उठाते हुए समझाना शुरू किया, तो क्रिएटिविटी कभी भी साफ सुथरी जगह पर जन्म नहीं लेती। जब इंसान का दिमाग तेजी से काम कर रहा होता है तो हाथ थोड़े बेकाबू हो ही जाते हैं। और वैसे भी मैं ये सब तो 15 मिनट में साफ ही करने वाली थी ना। रियाज ने एक गहरी सांस ली। वो उस पर चिल्ला सकता था, लेकिन सीढ़ियों पर हुए उस पल के बाद तारा का ये बेखौफ अंदाज उसे इरिटेट करने के बजाय एक सुकून दे रहा था। रियांस ने एक कदम आगे बढ़ाया। तारा रिफ्लेक्स एक्शन में पीछे हटी और उसकी कमर किचन काउंटर से जा टकराई। रियांस ने अपने दोनों हाथ तारा के दोनों तरफ काउंटर पर टिका दिए, उसे पूरी तरीके से अपने घेरे में लॉक कर लिया। तारा की बकबक अचानक रुक सी गई थी। रियांस बहुत करीब था। उसकी डार्क बूढ़ी परफ्यूम की महक ने किचन में फैले चॉकलेट की महक को पूरी तरीके से दबा दिया था। किस बात का सेलिब्रेशन मैडम? रियांस ने अपना चेहरा थोड़ा सा और नीचे झुकाया। उसकी आवाज़ अब बहुत ही भारी और हल्की हो चुकी थी। क्या तुम सच में 45वें फ्लोर पर सर्वर में कोई बम लगा कर आई हो? तारा की सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी गर्दन थोड़ी सी ऊपर उठाई, रियांस की आंखों में सीधे देखते हुए एक खुरापाती स्माइल दी। बम नहीं मिस्टर सिंघानिया, एटम बम। तारा ने लगभग फुसफुसाते हुए कहा, कल सुबह ऑफिस में एक ऐसा धमाका होगा कि आपके उस कॉपी पेस्ट मास्टर रजत का सारा ईगो राख हो जाएगा। और सबसे मज़े की बात यह है कि लॉजिकली कोई मुझे पकड़ भी नहीं पाएगा।
तारा की आंखों में वो जो जीत की चमक थी, उसने रियांस के अंदर के माफिया डॉन को पूरी तरीके से इम्प्रेस कर दिया था। ये लड़की किसी से नहीं डरती थी। रियांस की नज़र तारा के चेहरे पर गई। उसके दाहिने गाल पर थोड़ा सा सूखा आटा लगा हुआ था। रियांस ने अपना एक हाथ काउंटर से हटाया और बहुत ही आराम से अपना अंगूठा तारा के गाल पर फेरा, उस आटे को साफ करते हुए। उसका ये टच इतना जेंटल लेकिन इतना पॉजिटिव था कि तारा के शरीर में सच में एक करंट सा दौड़ गया था। मुझे तुम्हारे इस धमाके का इंतजार रहेगा मिस एटम्बम, रियाज ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, और उसके होठों पर वो एयर डार्क स्माइल आ गई जो वो सिर्फ तारा के लिए ही रखता था। रियाज ने तारा के चेहरे से अपना हाथ उठाया, खुद को सीधा किया और अपने कोट के बटन खोलते हुए बेडरूम की तरफ बढ़ गया। लेकिन जाने से पहले वो पलटा और अपनी उसी खड़ूस बॉस वाली टोन में बोला, और हाँ, अगले 10 मिनट में ये इटालियन मार्बल मुझे आईने की तरह चमकता हुआ दिखना चाहिए। अगर कल सुबह मुझे यहाँ एक भी दाग दिखा तो तुम्हारा लॉजिक तुम्हें मेरी सजा से नहीं बचा पाएगा, खड़ूस मॉन्स्टर, तारा ने मुंह चिढ़ाते हुए धीरे से कहा। रियाज वहां से चला गया, लेकिन तारा वहीं काउंटर से टिकी खड़ी रही। उसने अपने गाल पर हाथ रखा जहां रियाज ने अभी अभी छुआ था। उसका दिल किसी बुलेट ट्रेन की तरह धड़क रहा था। ऑफिस में वो दोनों किसी अजनबी थे, लेकिन इस घर की दीवारों के बीच ये खड़ूस बॉस धीरे धीरे उसके लॉजिकल थ्योरी को फेल कर रहा था। एक छोटी सी हंसी के साथ तारा ने सफाई शुरू की। उसे कल सुबह का इंतजार था जब रजत की धज्जियां उड़ने वाली थी। किचन को आईने की तरह चमकाने के बाद तारा ने अपने बनाए हुए मग केक को एक प्लेट में निकाला। उसने उसे बहुत ही खूबसूरती से पैनकेक का शेप दिया था। अपने मास्टरपीस को देखकर उसने एक चौड़ी सी स्माइल दी और प्लेट लेकर सीधे रियांस के बेडरूम की तरफ चल दी। रियांस अपने बेड पर बैठा लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। तारा ने बिना नॉक किए दरवाजा धक्का दिया और अंदर घुस गई। मिस्टर मॉन्स्टर बॉस, आपके लिए आधी रात का स्पेशल मीठा, तारा ने प्लेट उसके चेहरे के ठीक सामने कर दी। रियांस ने अपनी नज़र स्क्रीन से हटाकर उस प्लेट को देखा और फिर तारा को। उसकी ब्रुकुटी तन गई। ये क्या है? मेरे स्पेशल पैनकेक्स, मैंने खुद अपने मुलायम हाथों से बनाए हैं। तारा ने चम्मच से एक छोटा सा टुकड़ा काटा। मुझे अनहाइजेनिक चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं हैं। अभी 10 मिनट पहले तुमने मेरे किचन का जो कबाड़ा किया था, उसके बाद मैं तुम्हारे हाथ का बना हुआ कुछ भी नहीं खाने वाला। रेयांश ने बेहद रूखेपन से साफ मना कर दिया और अपना ध्यान वापस से अपने लैपटॉप पर लगा दिया। लेकिन तारा कहाँ ही हार मानने वाली थी। अरे, मैंने हाथ धोए थे और आपका इटालियन मार्बल भी पूरा साफ कर दिया है। एक बाइट तो खाकर देखिए। लॉजिक कहता है कि मीठा खाने से इंसान का गुस्सा कम हो जाता है। नो मीन्स नो। इसे यहाँ से तुरंत लेकर जाओ। रेयांश की आवाज़ में अब सख्त चेतावनी थी। आप ऐसे कैसे मना कर सकते हैं? मैंने इतनी मेहनत से बनाया है। तारा ने जिद पकड़ ली थी। वह उसके और करीब आ गई और चम्मच सीधे रियांस के होठों के पास ले आई। बस एक बार चलिए ना, मुंह खोलिए। तारा, पीछे हटो। रियांस ने झुंझलाते हुए उसका हाथ हटाने की कोशिश की। पहले खाइए। तारा ने भी पूरी ताकत लगा दी। दोनों के बीच चम्मच को लेकर एक अजीब सी खींचातानी शुरू हो गई थी। रियांस उसे दूर धकेलना चाह रहा था और तारा जबरदस्ती उसे खिलाने पर तुली हुई थी। इसी हाथापाई में तारा का पैर कारपेट में किनारे से उलझ गया। उसका बैलेंस बिगड़ा और वह सीधे आगे की तरफ रियांस के ऊपर गिरने लगी। रियांस ने रिफ्लेक्स में एक्शन में उसे नीचे गिरने से बचाने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए, लेकिन अचानक कमरे में जैसे वक्त रुक सा गया था। तारा का पूरा वजन रियांस पर आ गिरा था, लेकिन बात वजन की नहीं थी। रियांस के दोनों हाथ गलती से सीधे तारा के सीने के उस नाजुक हिस्से पर जा टिके थे। कमरे में एकदम से जैसे भारी सन्नाटा छा गया। दिमाग पूरी तरीके से ब्लैंक हो चुका था। उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी किसी लड़की को इतने करीब से नहीं छुआ था। उसकी अंगुलियों के पोरों पर वो बेहद मुलायम और नाजुक सी चुन महसूस हो रही थी। उसने रियांस के पूरे शरीर को जैसे बर्फ की तरह फ्रीज कर दिया था। वह ना तो अपने हाथ हटा पा रहा था और ना ही उसे समझ आ रहा था कि वह सांस कैसे ले। कुछ सेकंड तक दोनों उसी पोजीशन में मूर्ति की तरह जमे रहे। फिर जैसे तारा के दिमाग में अलार्म सा बजा। आह! तारा के मुंह से एक तेज घबराई हुई चीख निकली। उसने झटके से रियांस को पीछे धक्का दिया। पैनकेक की प्लेट जमीन पर गिरकर चितिर-बितिर हो गई थी, लेकिन किसी का ध्यान उसी कबाड़ी पर नहीं था। तारा का चेहरा शर्म और सदमे से टमाटर की तरह लाल हो चुका था। वह बिना एक शब्द भी कहे वहां से पलटी और अपनी पूरी जी जान लगाकर भागते हुए सीधे बेडरूम में घुस गई।
खटाक से दरवाजा अंदर से लॉक होने की आवाज़ आई। बाथरूम के अंदर तारा दरवाजे से पीठ टिकाकर जमीन पर बैठ गई। उसकी सांसें किसी बुलेट ट्रेन की तरह चल रही थी। उसने अपने दोनों हाथों से अपने सीने को कसकर छुपा लिया था, जैसे अभी भी उसे रियांस के हाथों का वो एहसास हो रहा हो। ये क्या हो गया? ये भगवान, ये कितना ऑकवर्ड था। तारा खुद में ही बड़बड़ा रही थी। उसका पूरा शरीर शर्म और फ्रस्ट्रेशन से कांप रहा था। उसे खुद पर भयंकर गुस्सा आ रहा था कि वह जबरदस्ती उसे खिलाने क्यों गई थी। रियांस के तो वो बड़े और ठंडे हाथ तारा के कसकर अपनी आंखें भींच लीं और अपना सिर घुटनों में छुपा लिया, लेकिन वो एहसास और वो शर्मिंदगी जाने का नाम नहीं ले रही थी। वहीं बेडरूम में रियांस अभी भी उसी पोजीशन में बैठा था। उसके हाथ हवा में वैसे ही जमे हुए थे। उसने बहुत ही सीधे से अपनी अंगुलियों को देखा। उसकी पूरी बॉडी में एक अजीब सी आग सी लग रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर अंदर से जल रहा हो। यह एहसास उसके लिए बिल्कुल नया और खतरनाक था। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ रूल्स, बिजनेस और अपने माफिया वाले डार्क कर्मों में निकाल दी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसी फीलिंग थी। ये ये क्या था? रियाज ने खुद से फुसफुसाते हुए पूछा। उसका परफेक्शनिस्ट और लॉजिकल दिमाग इस सिचुएशन को प्रोग्रेस करने में पूरी तरीके से फेल हो रहा था। वो घबराहट थी, वो आकर्षण था, या कुछ और? उसे बस इतना पता था कि तारा की वो चीख और वो मुलायम एहसास उसके दिमाग में छप गया था। काफी देर बाद जब रात बहुत गहरी हो गई तो बाथरूम का दरवाजा धीरे से खुला। तारा दमे पाँव बाहर आई। उसने रियांश की तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं की। रियांश भी चुपचाप अपने लैपटॉप की स्क्रीन को घूर रहा था, लेकिन उसका ध्यान स्क्रीन पर बिल्कुल नहीं था। बिना एक भी शब्द बोले, बिना एक दूसरे की नज़रें मिलाए, तारा चुपचाप जाकर अपने साइड बिस्तर पर लेट गई। उसने मुंह का कंबल खींच लिया। रियांश ने भी लैपटॉप बंद किया और बिना कुछ कहे दूसरी तरफ करवट लेकर लेट गया। दोनों एक ही कमरे में थे, एक ही बिस्तर पर, लेकिन आज रात उन दोनों में से किसी की भी आंखों में नींद नहीं थी। वह अजीब सी छुअन और वो भयंकर ऑकवर्डनेस पूरी रात उन दोनों के बीच एक दीवार बनकर खड़ी रही। अगली सुबह जब सिंघानिया पेंट हाउस में अलार्म बजा तो दोनों ने ऐसे बिहेव किया जैसे वो गहरी नींद में हो, जबकि सच तो ये था कि रात भर दोनों में से किसी की आंख नहीं लगी थी। सूरज की किरणें कमरे में आ चुकी थी, लेकिन बीती रात की वो भयंकर ऑकवर्डनेस अभी भी हवा में किसी घने कोहरे की तरह तैर रही थी। रियाज ने बिना तारा की तरफ देखे झटके से अलार्म बंद कर दिया, सीधे बाथरूम में घुस गया। वहीं तारा ने अपना मुंह तकिए में छुपा लिया और खुद को गालियां देने लगा। लॉजिक कहता है कि जो उसे भूल गया है, हो गया, उसे भूल जाओ, लेकिन ये इलॉजिकल दिमाग उस मोमेंट को कैसे डिलीट नहीं कर पा रहा। हाँ? सुबह की इस भयंकर ऑकवर्डनेस का असर उनके हर काम पर साफ दिखने लगा था। गलतियों का सिलसिला रियान से शुरू हुआ। बाथरूम के आईने के सामने खड़ा रियाज, जो हमेशा अपनी परफेक्ट ग्रूमिंग के लिए जाना जाता था, आज सेविंग करते हुए पूरी तरीके से जॉन आउट था। उसका दिमाग बार बार कल रात के उस नाजुक छुअन और तारा के लाल चेहरे की तरफ जा रहा था। उसी ख्यालों में खोए हुए रियांस के हाथ से रेजर स्लिप हुआ और जबड़े के एक हल्का सा कट लग गया। शिट! रियांस ने फुसफुसाते हुए पानी के छींटे मारे। उसने आज अपनी महंगी रोलेक्स घड़ी भी उल्टी पहन ली थी। उसे इसका अंदाजा तक नहीं था। उधर तारा का हॉल और भी बुरा था। वो तैयार होने के बाद किचन में कॉफ़ी बनाने आई। उसकी नज़रें जमीन पर गड़ी हुई थी। वो हर हाथ पे ऐसे छौंक रही थी जैसे कोई बम फटने वाला हो। तभी रियांस अपने कोट के बटन लगाता हुआ किचन में दाखिल हुआ। दोनों की नजरें एक सेकंड के लिए मिली और करंट लगने की तरह दोनों तुरंत अपनी नजरें चुरा ली। रियांस खरांसते हुए कॉफ़ी मशीन की तरफ बढ़ा। गुड मॉर्निंग, उसने बहुत ही अजीब रोबोटिक आवाज़ में कहा। गुड गुड मॉर्निंग मिस्टर बॉस, तारा ने भी बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया। तारा अपने लिए ओट्स बना रही थी और रियांस को ब्लैक कॉफ़ी चाहिए थी। एक मेड ने जल्दी से बनाने के लिए बढ़ी, लेकिन उसने अपना हाथ उठाकर उसे मना कर दिया और खोए हुए बनाने लगा। वहीं उन दोनों को अजीब सा बिहेव मेड से भी काफ़ी मेड कभी तारा को देख रही थी तो कभी रियांस को देख रही थी। वहीं रियांस का ध्यान इतना भटका हुआ था कि उसने कॉफ़ी का मग मशीन के नीचे रखने के बजाय थोड़ा सा साइड में रख दिया। कॉफ़ी मशीन से निकलकर सीधे मार्बल की स्लेब पर गिरने लगी। मिस्टर बॉस, कॉफ़ी! तारा ने अचानक से चिल्लाया। रियांस हड़बड़ा गया। उसने जल्दी से मग को सही जगह पर रखने की कोशिश की, लेकिन इस चक्कर में गर्म कॉफ़ी की कुछ बूंदें उसके हाथ पर गिर गईं। आ रियांस ने अपना हाथ छिटका। तारा रिफ्लेक्स एक्शन में उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ी। दिखाइए, आप ठीक? जैसे ही तारा ने
रियांस का हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। रियांस एक झटके से 2 कदम पीछे हट गया। कल रात वाली हाथापाई और उस छुअन का खौफ दोनों के दिमाग में इतना ताज़ा था कि रियांस ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे तारा कोई हाई वोल्टेज तार हो। मैं ठीक हूँ, मैं खुद कर लूँगा। रियांस ने अपनी नज़रें चुराते हुए जल्दी से टिश्यू पेपर उठाया और स्लेट साफ करने लगा। तारा का चेहरा फिर से शर्म से लाल हो चुका था। वो वापस अपने ओट्स की तरफ मुड़ी। अपनी घबराहट और ऑकवर्डनेस को छुपाने के चक्कर में तारा ने चीनी की डब्बे की जगह पास रखा नमक का डब्बा उठाया और 2 बड़े चम्मच नमक अपने ओट्स के बाउल में डाल दिए। बिना कुछ सोचे समझे तारा ने एक बड़ा सा चम्मच ओट्स मुंह में रखा। अगले ही सेकंड उसकी आंखें बाहर आ गई। इतना भयंकर खारा स्वाद, लेकिन सामने रियांस खड़ा था और तारा किसी भी कीमत पर उसे ये नहीं दिखाना चाहती थी कि वो नर्वस होकर गलतियां कर रही है। उसने अपनी पूरी इच्छा शक्ति लगा दी थी और बिना मुंह बनाए उस खारे ओट्स की जबरदस्ती निगल लिया, जबकि उसकी आंखों से पानी आने लगा था। ठीक उसी वक्त किचन के बाहर आने वाले पिलर के पीछे खड़ी हेडमेड मारिया और उसकी हेल्पर नीता बुत बनकर ये पूरा नज़ारा देख रही थी। उन दोनों के चेहरे पर ऐसा भयंकर शौक था जैसे उन्होंने अभी अभी कोई एलियन देख लिया हो। दोनों के हाथ में साफ सफाई के कपड़े थे, लेकिन वो अपनी जगह से हिल तक नहीं पा रही थी। नीता ने अपनी आंखें मलते हुए मारिया को धीरे से कौनी मारी और फुसफुसाते हुए कहा, मारिया आंटी, क्या मेरी आंखें खराब हो गई हैं या आज सच में दुनिया खत्म होने वाली है? बॉस ने अपनी करोड़ों की रोलेक्स घड़ी उल्टी पहनी हुई है और उनके गाल पर वो सेविंग कट। वो तो कभी भी ऐसी गलती नहीं करते। मारिया ने अपना चश्मा उंगली से थोड़ा ऊपर खिसकाया और एकदम दबी हुई आवाज में बोली, तू घड़ी और कट की बात कर रही है? तूने ये नहीं देखा कि सिंघानिया साहब, जिन्हें इस इटालियन मार्बल पर एक उंगली का निशान भी बर्दाश्त नहीं है, वो खुद अपनी गिराई हुई कॉफ़ी टिश्यू पेपर से साफ कर रहे थे, वो भी बिना किसी पर चिल्लाए, बिना किसी को नौकरी से निकाले। पिछले 5 सालों में मैंने उन्हें अपना एक रूमाल तक उठाते हुए नहीं देखा। नीता की नज़र अब तारा पर गई, जो खांसने की कोशिश को पूरी तरह से दबाते हुए जल्दी जल्दी पानी का गिलास गटक रही थी, ताकि नमक का वो भयंकर स्वाद गले से नीचे उतरे। और वो मैडम, नीता का मुंह खुले का खुला रह गया था। मैंने खुद सुबह उस डिब्बे में 2 किलो नमक भर कर रखा था। वो मैडम 2 बड़े चम्मच नमक ओट्स में डालकर ऐसे खा रही हैं जैसे वो कोई 5 स्टार का डिजर्ट हो। देखो, उनकी आंखों से तो आंसू निकल रहे हैं, पूरा चेहरा लाल हो गया है, लेकिन मजाल है जो मुंह से कोई आवाज़ निकाल रही हो। ये दोनों सुबह सुबह भांग खाकर आए हैं क्या? मारिया ने नीता के सिर पर हल्का सा मारा। चुप कर और पीछे छुप जा। अगर बॉस ने हमें उन्हें ऐसे घूरते देख लिया ना, तो हम दोनों को सीधे बिल्डिंग की छत से नीचे फेंक देंगे। लेकिन रियांस और तारा दोनों ही अपनी अपनी ऑकवर्डनेस में इतने ज़्यादा बिजी थे कि उन्हें आसपास की दुनिया का कोई होश ही नहीं था। दोनों ही एक दूसरे से 3 फीट की दूरी बनाकर ऐसे चल रहे थे जैसे दोनों के बीच कोई अदृश्य दीवार खड़ी हो। रियाज ने अपना कोट ठीक किया और बिना तारा की तरफ देखे अपनी उसी भारी और कड़क आवाज़ में, जो थोड़ी सी नर्वस लग रही थी, मैं कहा, मैं कार में इंतज़ार कर रहा हूँ, 5 मिनट में नीचे आ जाना। जी मिस्टर बॉस, तारा ने भी जमीन पर घूरते हुए कहा। रियाज ने बाहर निकलते ही तारा के एक लंबा सांस छोड़ा, जल्दी से सिंक के पास गई और नल खोलकर अपने मुंह से खूब सारा पानी भर लिया। तो हे भगवान, इतना खारा, मेरा तो पूरा गला ही छिल गया है। तारा ने खुद को गालियां देते हुए अपना मुंह साफ किया और अपना बैग उठाकर बाहर भाग गई। उनके जाते ही मारिया और नीता की किचन में दाखिल हुई। नीता ने नमक का वो डिब्बा उठाया और उसे सूंघा, फिर ओट्स के बाउल को देखकर सिर हिलाया। आंटी, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। नीता ने ओट्स का बाउल डस्टबिन में डालते हुए कहा, बॉस हमेशा हमारी मैडम पर चिल्लाते रहते हैं और हमारी मैडम भी हमेशा बॉस से बहस करती हैं। तो आज सुबह इन दोनों को अचानक से लकवा क्यों मार गया था? ना वो चिल्लाए और ना ही इसने कुछ बोला। मारिया ने कॉफ़ी मशीन के पास बिखरे उस टिश्यू पेपर को उठाए और एक बहुत ही समझदार और अनुभवी वाली मुस्कान के साथ कहा, तू अभी भी बच्ची है नीता, तुझे समझ नहीं आएगा। जब कोई इतना बड़ा तूफान आने वाला होता है ना, तो उससे पहले ऐसी अजीब सी शांति छाई जाती है और मुझे लग रहा है इस घर में बहुत जल्दी कुछ बहुत बड़ा बदलने वाला है।
मेड्स वगैरह की ये सब कानाफूसी पीछे पेंट हाउस में ही रह गई थी, जबकि रियांस और तारा अपनी भयंकर ऑकवर्ड कार राइड के लिए पार्किंग की तरफ बढ़ चुके थे। रियांस ड्राइव कर रहा था और तारा पैसेंजर सीट पर बिल्कुल सिकुड़ कर बैठी थी, जैसे वो कार के दरवाजे में ही समा जाना चाहती हो। पूरी कार में एकदम घोटू सन्नाटा था। रियांस को अंदर से बहुत ही गर्मी लग रही थी। उसने कार का एसी फुल कर दिया था। तारा को ठंड से कपकपी छूटने लगी थी, लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। इस सन्नाटे को तोड़ने के लिए तारा ने हिम्मत करके एफएम रेडियो का बटन दबा दिया। रेडियो ऑन होते ही एक बहुत ही स्टीम और रोमांटिक बॉलीवुड गाना बजने लगा। बाहों की दरमिया दो प्यार मिल रहे हैं। कार में पहले से मौजूद ऑकवर्डनेस सीधा 10 गुना बढ़ गई। तारा और रियाज दोनों ने एक साथ रेडियो को बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया। डैशबोर्ड के पास रियाज की उंगलियां तारा के हाथ से जा टकराईं। सॉरी। तारा ने झटके से अपना हाथ पीछे खींचा और कसकर अपनी सीट बेल्ट पकड़ ली। माई मिस्टेक। रियाज ने भी जल्दी से और रेडियो को ऑफ किया और अपना पूरा फोकस सामने सड़क पर लगा दिया था, जबकि उसका दिल भी इस वक्त किसी मैराथन रनर की तरह धड़क रहा था। कार पार्किंग में रुकते ही तारा ने एक गहरी सांस ली। जैसे उसने गाड़ी का दरवाजा खोला, ऑफिस की बड़ी सी बिल्डिंग को देखा, उसके चेहरे के भाव बदलने लगे। तारा की सारी ऑकवर्डनेस और सुबह की सारी बेवकूफियां अब पीछे छूट रही थी। उसके दिमाग का लॉजिक वापस लौट रहा था। आज का दिन कोई आम दिन नहीं था। आज रजत का ईगो राख होने वाला था। तारा ने अपना बैग कंधे पर ठीक किया और उसकी आंखों में फिर से वही खुराफाती चमक आ गई। रियांस ने भी कार लॉक की और वो भी अपने उसी खड़ूस कोल्ड हार्टेड सीईओ वाले अवतार में आ चुका था। हालांकि तारा के चेहरे की वो स्माइल देखकर उसे अंदाजा हो गया था कि ये लड़की आज कुछ बहुत बड़ा कांड करने वाली है। कार से उतरते ही तारा का वो नर्वस अवतार कहीं पीछे छूट गया था। ऑफिस की 45वीं मंजिल पर कदम रखते ही वो वापस अपनी फॉर्म में आ गई थी। उसका दिमाग अब बस एक ही चीज पर फोकस था, रजत की बर्बादी पर। रियाज अपने ग्लास केबिन से मैं चला गया था। उसकी नज़रें अपनी फाइल पर थीं, लेकिन उसका ध्यान अभी अभी बाहर तारा की डेस्क की तरफ भी था। वो देखना चाहता था कि मिस एटम बम आखिर क्या करने वाली है। उधर रजत अपनी डेस्क पर ऐसे चौड़ा होकर बैठा था जैसे पूरी कंपनी उसी के इशारों पर चल रही हो। उसने तारा को घूरते हुए एक घमंडी से स्माइल दी। क्यों तारा, रात भर जाकर 500 पन्ने टाइप किए हैं ना? कहा था मैंने, पंगे मत देना। रजत के तानों से आकर तारा ने बहुत ही मासूमियत से अपना शोल्डर उचकाया। लॉजिक कहता है कि गधों की मेहनत सिर्फ गधों को ही शोभा देती है रजत। मैंने तो अपना काम कल ही खत्म कर दिया था। तभी माथुर भी वहां पर आ गया। बातों में वक्त बर्बाद मत करो तारा। वो 500 पन्नों का डेटा कहाँ है? मुझे अभी की अभी मेरी डेस्क पर चाहिए। तारा ने बिना कुछ कहे एक छोटी सी पेन ड्राइव निकाली और माथुर के हाथ में रख दी। सब कुछ एक्सेल सीट में है सर। पूरे 500 पन्ने एकदम परफेक्ट एनालाइजमेंट के साथ। माथुर और रजत दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। माथुर ने तुरंत अपनी डेस्क पर जाकर पेन ड्राइव चेक की। पूरा डेटा वहां मौजूद था, बिना एक भी गलती के। माथुर का चेहरा लाल हो गया, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाया था और पैर पटकते हुए वहां से चला गया था। ये तुमने कैसे? रजत हक्का बक्का रह गया था। तारा ने उसे एक चुलबुली लेकिन खतरनाक स्माइल दी। पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। मीटिंग रूम और एटम बम का धमाका ठीक सुबह 11 बजे। डिपार्टमेंट की वीकली मीटिंग शुरू हुई। रियांश खुद इस मीटिंग को हेड कर रहा था। वो बड़ी सी कॉन्फ्रेंस टेबल के सिरे पर बैठा था। उसका चेहरा पत्थर जैसा सख्त था, लेकिन उसकी नज़रें बार बार तारा की खुराफाती मुस्कान को नोटिस कर रही थी। रजत ने अपना लैपटॉप प्रोजेक्टर से कनेक्ट किया। उसका सीना गर्व से फूला हुआ था। गुड मॉर्निंग बॉस। रजत ने रियांश की तरफ चापलूसी से देखते हुए कहा, मैंने अगले क्वार्टर के लिए एक बहुत ही शानदार और ओरिजिनल स्ट्रेटेजी प्लान तैयार किया है। मुझे पूरा यकीन है कि ये मार्केट में तहलका मचा देगा। तारा पीछे की तरफ कुर्सी पर बैठी थी। उसने अपनी उंगलियों क्रॉस की और मन ही मन उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दिया। 3, 2, 1। रजत ने जैसे ही एंटर का बटन दबाया और अपनी पहली स्लाइड ओपन करनी चाहिए, अचानक पूरे कॉन्फ्रेंस रूम के बड़े से स्पीकर से एक बहुत ही अजीब और तेज आवाज आई। डॉट डॉट डॉट।
जैसे कोई पुराना कार्टून शो शुरू हो गया हो। प्रोजेक्टर की बड़ी स्क्रीन अचानक से काली हो गई और उस पर लाल रंग के बड़े बड़े अक्षरों में ब्लिंक होने लगा, सिस्टम हैक्ड, वार्निंग, ओरिजिनल कंटेंट नॉट फाउंड। रजत के हाथ पैर फूल गए थे। ये क्या हो रहा है, मेरा सिस्टम? उसने जल्दी जल्दी कीबोर्ड के बटन दबाना शुरू किए, लेकिन लैपटॉप पूरी तरीके से हैंग हो चुका था और कमांड ट्रिगर अपना काम कर रहा था। अगले ही सेकंड स्क्रीन पर रजत का शानदार और ओरिजिनल प्लान खुला, लेकिन उसके ठीक बगल में एक और विंडो पॉपअप हो गई थी। ये इंटरनेट की वो असली वेबसाइट और पुरानी पीडीएफ फाइल्स थीं जहां से रजत ने अपना एक एक शब्द कॉपी किया था। स्क्रीन पर एक के बाद एक स्लाइड अपने आप बदल रही थी और हर स्लाइड पर एक बड़ा सा लाल स्टंप छपकर आ रहा था। कंट्रोल सी, कंट्रोल बी, 100% कॉपीड। पूरे कॉन्फ्रेंस रूम में सन्नाटा छा गया। सब लोग स्क्रीन को घूर रहे थे जहां रजत के पिछले 6 महीनों के सारे प्रोजेक्ट्स का कच्चा चिट्ठा खुल गया था। उसने किसका डाटा चुराया, किसके फाइल से क्रेडिट लिया, सब कुछ उस बड़ी सी स्क्रीन पर हाईलाइट होकर दिख रहा था। तारा ने बहुत ही आराम से अपनी कुर्सी के पीछे टेक लगाई। उसने रात में वो कमांड ट्रिगर इतना परफेक्ट सेट किया था कि रजत के लैपटॉप की सारी छिपी हुई चोरी की हिस्ट्री आज पूरे ऑफिस के सामने नंगी हो चुकी थी। रजत पसीने से पूरी तरीके से भीग चुका था। वो घबराहट में स्क्रीन को बंद करने के लिए लैपटॉप के तार खींचने लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रजत, रियांस की भारी और ठंडी आवाज़ गूंजी। कॉन्फ्रेंस रूम का तापमान जैसे एकदम से शून्य हो गया था। रजत कांपते हुए पलटा। बॉस, ये कोई वायरस है। किसी ने मेरे सिस्टम के साथ छेड़खानी की है, मुझे फंसाने की कोशिश। रियाज अपनी कुर्सी से बहुत ही आराम से उठा। वो अपने कोट की जेब में हाथ डाले चलते हुए रजत के पास आया। उसकी गहरी आंखें खाली खौफ से भरी हुई थी। रजत को लगा जैसे उसकी सांसें यहीं रुक जाएंगी। रियाज ने बड़ी स्क्रीन की तरफ देखा और फिर रजत की तरफ। तुम्हारी ओरिजिनल स्ट्रेटजी बाकी में बहुत शानदार है रजत। रियाज की आवाज़ धीमी थी, लेकिन उसकी धार चाकू जैसे चुभने वाली थी। खासकर वो हिस्सा जो तुमने 2021 की एक विदेशी कंपनी की रिपोर्ट से पूरा का पूरा कॉपी किया है। बॉस, मैं कसम खाता हूँ। रजत की आवाज़ बुरी तरीके से कांप रही थी। चुप! रेहान की एक दहाड़ने से पूरा कमरा थर्रा गया था। मुझे मेरी कंपनी में चोरी, झूठ और नाकाबिलियत सख्त नफरत है। तुमने सिर्फ डेटा कॉपी नहीं किया है, तुमने मेरा वक्त बर्बाद किया है। माथुर भी डर के मारे अपनी कुर्सी से सिकुड़ गया था। रियाज ने वापस अपनी जगह पर जाते हुए बिना मुड़े कहा, एचआर के पास जाओ रजत, अपना हिसाब करो और अगले 15 मिनट में मुझे इस बिल्डिंग से बाहर देखने चाहिए। यू आर फायर्ड। रजत धड़ाम से अपनी कुर्सी पर गिर पड़ा। उसका सारा घमंड, सारा ईगो और उसकी वो चापलूसी स्माइल कुछ ही सेकंड में राख हो चुकी थी। मीटिंग खत्म हुई और सब लोग डरे सहमे चुपचाप बाहर निकलने लगे। तारा ने भी उठकर अपनी डायरी बंद की। उसके चेहरे पर एक बहुत ही सुकून भरी मुस्कान थी। उसका एटम बम बिल्कुल सही जगह फटा था और बिना किसी सबूत के। जब वो दरवाजे से बाहर जाने लगी तो रियाज ने उसे अपनी आंखों से हल्के से इशारे से रुकने को कहा। कमरे में दरवाजे बंद हुए और अब वहाँ सिर्फ वो दोनों थे। रियाज ने अपनी जेब से हाथ डाला और स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहा, तो ये क्या था? हाँ, तो ये था तुम्हारा एटम बम। तारा ने एकदम आगे कदम बढ़ाया। उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, बस वो खुराफाती कॉन्फिडेंस था। मैंने तो कहा था ना मिस्टर बॉस, लॉजिक के हिसाब से कचरे को डस्टबिन में ही होना चाहिए, फिर चाहे वो आपके किचन में गिरा हुआ कॉफ़ी पाउडर हो या फिर आपके ऑफिस का ये कॉपी पेस्ट मास्टर। रेयांस के होठों पर वो रेयर और डार्क स्माइल आ चुकी थी, वो जो सिर्फ और सिर्फ तारा के लिए ही रखता था। वो धीरे से चलकर तारा के बहुत करीब आया। सुबह की वो भयानक ऑकवर्डनेस अब वह एक बहुत ही इंटेंस वजह से पावरफुल केमिस्ट्री में बदल चुकी थी। मुझे मानना पड़ेगा मिस एटमम, रेयांस ने थोड़ा झुककर तारा की आंखों में सीधे देखते हुए बहुत ही हंस की आवाज़ में कहा, तुम्हारा ये धमाका सच में इम्प्रेसिव था। रियाज की उस आवाज़ और उसकी नज़दीकी ने तारा के अंदर फिर से एक ऐसा करंट सा दौड़ा दिया था। उसका दिल बड़ी ट्रेन की तरह धड़कने लगा था। ऑफिस का ये खड़ूस पावरफुल बॉस और कल रात उसे छूकर फ्रीज होने वाला वो ऑकवर्ड इंसान। रियाज के दोनों रूप तारा के दिमाग के हर लॉजिकल
थ्योरी को पूरी तरीके से शॉर्ट सर्किट कर रहे थे। तभी वो एकदम से संभालते हुए ग्रीट करके जल्दी से बाहर जाने लगी। उसकी धड़कनें तेज हो रही थी, वहीं रियाज भी उसके साथ ही बाहर आने लगा था। वहीं तारा का दिमाग अब पूरी तरीके से शांत था। रजत का घमंड चूर चूर करने का जो मिशन उसने कल रात सेट किया था वो 100% सफल रहा था। तारा अपनी डेस्क की तरफ बढ़ी ताकि अपना बैग उठा सके, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि बाहर क्या ड्रामा उसका इंतजार कर रहा है। तारा जैसे ही अपनी डेस्क के पास पहुंची, रजत वहां पहले से ही मौजूद था। वो अपना सामान पैक कर रहा था, लेकिन तारा को देखते ही उसके अंदर का सारा जहर, फ्रस्ट्रेशन बाहर आ गया। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं और चेहरा नफरत से भरा हुआ था। ये सब तेरी वजह से हुआ है ना? ये सब तूने ही किया था ना? रजत पूरी ताकत से चिल्लाया, जिससे ऑफिस के बचे हुए सारे कर्मचारी सहम कर अपनी जगह पर ही रुक से गए थे। इससे पहले कि तारा कुछ भी समझ पाती, रजत ने अपना हाथ उठाया और तारा के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन तारा कोई डरी सहमी बेचारी लड़की तो थी नहीं। उसका रिफ्लेक्स एक्शन बहुत तेज था। उसने तुरंत अपना चेहरा पीछे किया, जिससे रजत का हाथ हवा में ही रह गया और अगले ही सेकंड चट्टाक पूरे फ्लोर पर एक तेज और गूंजने वाली आवाज आई। तारा ने अपनी पूरी ताकत लगाकर रजत के गाल पर एक ऐसा करारा थप्पड़ रसीद दिया था कि रजत का सिर घूम गया और वो लड़खड़ाकर अपनी ही डेस्क से जा टकराया। लॉजिक कहता है रजत कि जो इंसान दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है ना, उसे खुद भी गिरने के लिए उसमें तैयार रहना चाहिए। तारा ने अपनी उंगली दिखाते हुए बेहद कड़क आवाज में कहा, और आइंदा से मुझ पर हाथ उठाने की सोचना भी मत। रजत का ईगो पूरी तरीके से पागलपन में बदल चुका था। उसके सामने एक लड़की से थप्पड़ खाकर वो तिलमिला उठा था। तेरी तो गालियां बकते हुए उसने दोबारा तारा की तरफ झटपटने की कोशिश की, लेकिन इस बार रजत तारा तक पहुंच ही नहीं पाया। हवा में ही किसी ने रजत का कॉलर इतनी बेदर्दी से खींचा कि उसका दम घुटने लगा था और वो जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। वो रियांश था। रियांश का चेहरा इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे कोई सोया हुआ ज्वालामुखी फट पड़ा हो। उसकी आंखों में वो खौफनाक डार्क माफिया वाला गुस्सा था जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर आते ही जब उसने रजत को तारा पर हाथ उठाते हुए देखा, तो उसके अंदर का वो हैवान जाग गया था जिसे वो ऑफिस की दुनिया से हमेशा छुपा कर रखता था। रियांश ने रजत की कॉलर को और कसकर पकड़ा और उसे घसीटते हुए अपने पैरों के पास ला पटका। पूरे फ्लोर पर तापमान जैसे एकदम से शून्य हो गया था। किसी की भी सांस लेने की आवाज तक नहीं आ रही थी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी एम्प्लॉय पर हाथ उठाने की? रियाज की आवाज में वो भारीपन और वो डार्कनेस थी जो सीधे दिल में खौफ पैदा कर रही थी। उसने रजत को ऐसे देखा जैसे वो कोई कीड़ा हो जिसे वो अपनी जूतों तले कुचल देना चाहता हो। रजत अब पूरी तरीके से कांप रहा था। उसका सारा गुस्सा रियाज के इस मॉन्स्टर वाले अवतार को देखकर हवा हो चुका था। बॉस, इसने इसने मुझे थप्पड़ मारा है, मैं तो बस सिक्योरिटी। रेयांश की एक दहाड़ से ऑफिस के शीशे तक धर्रा गए थे। अगले ही पल 4 हट्टे कट्टे सूट पहने हुए बॉडीगार्ड दौड़ते हुए वहां आ गए। रेयांश ने रजत को झटके से छोड़ दिया और अपने कोट को ठीक करते हुए बॉडीगार्ड्स की तरफ देखा। इस कचरे को घसीट कर उस बिल्डिंग से बाहर फेंको और मेक श्योर आज के बाद ये इंसान इस पूरी इंडस्ट्रीज में कहीं भी काम करने लायक ना बचे। इसका नाम हर ब्लैक लिस्ट में डाल देना। अगर किसी की भी कंपनी ने इसे नौकरी दी तो वो कंपनी में रातों रात बर्बाद कर दूंगा। रेयांश का ये फरमान सुनकर रजत की बच्ची कुची जान भी निकल गई थी। वो रोने लगा। उसके चेहरे पर आंसू पसीना एक हो गए थे। वो घुटनों के बल खिसकता हुआ रेयांश के पैरों की तरफ बढ़ा। प्लीज़ बॉस, मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। ऐसा मत कीजिए प्लीज़। रजत फूट फूट कर रो रहा था और रियांश के पैरों में गिरने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन रियांश सिंघानिया कभी किसी को माफ़ नहीं करता था। उसने बेदर्दी से अपना पैर पीछे खींच दिया था और बॉडीगार्ड्स को इशारा किया था। बॉडीगार्ड्स ने रजत को दोनों हाथों से उठाया और किसी बोरी की तरह घसीटते हुए एलिवेटर की तरफ ले गए। रजत की रोने और भीख मांगने की आवाज़ें धीरे धीरे दूर जाती गई थी, जब तक कि एलिवेटर के दरवाजे बंद नहीं हो गए थे।
पूरे फ्लोर पर अब शमशान जैसी शांति थी। माथुर और बाकी सब लोग डर के मारे अपनी अपनी ही डेस्क पर ऐसे बैठे थे जैसे वो पत्थर की मूर्तियां हों। तारा अपनी जगह पर खड़ी पूरी तरीके से सुन थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें सिर्फ और सिर्फ रियांस को देख रही थी। उसने रियांस को एक सख्त बॉस के रूप में देखा था, कल रात के उस ऑकवर्ड इंसान के रूप में देखा था, लेकिन आज अभी जो उसने देखा था वो कुछ और ही था। वो रियाज की वो ताकत, वो पॉजिटिवनेस और वो खौफनाक गुस्सा था जिसने तारा के अंदर एक अजीब सी सिरहन पैदा कर दी थी। रियाज ने जिस तरह से उसे प्रोटेक्ट किया और रजत को बर्बाद किया था, वो सिर्फ एक बॉस का अपनी एम्प्लॉयज़ के लिए लिया गया स्टैंड तो नहीं हो सकता था। उसमें कुछ बहुत ही डार्क और इंटेंस था। रियाज ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद की, खुद के उस हैवान को शांत करने की कोशिश करते हुए। फिर उसने अपनी गहरी काली आंखें तारा पर से हटाईं। उसका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था, लेकिन तारा को देखते ही उसकी आंखों में एक अजीब सी नरमी आ गई थी। उसने बिना कुछ कहे तारा को ऊपर से नीचे तक देखा, ये तसल्ली करने के लिए कि उसे कोई चोट तो नहीं आई है। फिर वो पलटा और बिना एक भी शब्द बोले अपने कैबिन की तरफ बढ़ गया। तारा वहीं खड़ी रही। उसका दिल फिर से उसी बुलेट ट्रेन की स्पीड से धड़क रहा था, लेकिन इस बार बजाय वो ऑकवर्डनेस नहीं थी। इस बार बजाय वो खौफनाक और पावरफुल इंसान था जो धीरे धीरे उसके लॉजिकल दिमाग पर पूरी तरीके से हावी होता जा रहा था। थोड़ी देर बाद उसने फाइल हाथ में ली और कैबिन की तरफ बढ़ गई। तारा जैसे ही रियांस के कैबिन में दाखिल हुई, शीशे के दरवाजे अपने आप लॉक हो गए। ऑटोमेटिक स्मार्ट ब्लाइंड्स एक सेकंड के अंदर नीचे गिर गए थे, जिससे बाहर का नज़ारा पूरी तरह से कट गया था। अब वो बॉस का कैबिन नहीं था और ना ही वो उस दोनों सिर्फ बॉस और असिस्टेंट थे। इस बंद दरवाजे के पीछे की सच्चाई ये थी कि वो दोनों पति पत्नी थे। एक ऐसी शादी जो दुनिया की नज़रों से छुप कर हुई थी। रियांस अपनी डेस्क के किनारे से टिका हुआ खड़ा था। उसने अपने दोनों हाथ सीने पर बांधे हुए थे और उसकी गहरी काली आंखों में ऐसा गुस्सा था जैसे वो किसी भी पर फट पड़ेगा। तारा ने अपनी फाइलें डेस्क पर रखी और बहुत ही आराम से अपनी कुर्सी की तरफ बढ़ने लगी थी, जैसे बाहर अभी कोई महाभारत हुई ही ना हो। तुम्हें हर जगह अपना ये ओवर स्मार्ट दिमाग और लॉजिक घुसाना जरूरी है क्या? रियांस की भारी और कड़क आवाज के केविन के सन्नाटे को चीर दिया था। तारा वहीं पर रुक गई और पलट कर रियांस को देखा। एक्सक्यूज मी, मैंने क्या किया? थप्पड़ तो वो रजत मारने आ रहा था ना मुझे। लॉजिक कहता है कि जब कोई आप पर हमला करे तो सिक्योरिटी का इंतजार करने से अच्छा है खुद उसका मुंह तोड़ दो। तो मैं उसे थप्पड़ मारने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ठीक है? रियाज अपनी जगह से सीधा हुआ और 2 कदम तारा की तरफ बढ़ा। मैं था वहां पर। अगर तुम 1 सेकंड रुक जाती तो मैं उस कीड़े को वहीं पर ज़मीन में गाड़ देता। ओह! तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि उसने मुझ पर थप्पड़ मारा। तारा ने अपनी कमर पर हाथ रखते हुए आंखें घुमाई। प्रॉब्लम ये है कि मैंने आपके उस माफिया डॉन वाले एक्शन को, सीन जो था ना, उसका क्रेडिट खुद ले लिया, है ना मिस्टर खड़ूस बॉस? तारा, रियांस ने दांत पीसते हुए कहा। वो तेज कदमों से तारा के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। दोनों के बीच बमुश्किल ही कुछ इंच का फासला था। उनका प्यार उनके इस लड़ाई झगड़े और एक दूसरे को नीचा दिखाने वाले नोक-झोंक में ही तो बसता था। तुम एक दिन के लिए भी सच में मेरा पागलपन बढ़ा दोगी। रियाज ने अपना चेहरा थोड़ा सा नीचे झुकाया। उसकी आवाज़ जब चिल्लाने वाली नहीं थी, बल्कि उसमें एक गहरी दबी हुई झुंझुलाहट और पजेसिवनेस थी। अगर उसका हाथ गलती से भी तुम्हारे इस गाल को छू भी जाता ना, तो तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं इस ऑफिस का क्या हाल करने वाला था। तारा ने रियांस की उन गहरी आंखों में देखा। बाहर से पत्थर दिखने वाला ये इंसान अंदर से उसके लिए कितना उबल रहा था, ये तारा को साफ दिख रहा था। लेकिन तारा भी कहाँ हार मानने वाली थी। उसने अपनी चुलबुली स्माइल वापस से अपने चेहरे पर लाई और हल्का सा रियांस के कोट पर कॉलर झाड़ते हुए कहा, रिलैक्स मिस्टर बॉस, आपकी बीवी हूं मैं। इतनी कमज़ोर नहीं हूं कि कोई भी ऐरा गैरा आकर हाथ उठा दे। और वैसे भी वो थप्पड़ मारकर मुझे तो बड़ा सुकून मिला है ना? वो आपकी सिक्योरिटी उसे बाहर फेंक कर नहीं दे पाते, ठीक है? रियांस ने एक गहरी सांस ले अपना सिर हिलाया। तुम्हारे इस लॉजिक का कोई इलाज नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, है ना?
तारा ने मुंह चढ़ाया। इससे पहले कि उसकी बहस और आगे बढ़ती, केविन का इंटरकॉम बज उठा था। रियाज ने एक फ्रस्ट्रेटेड लुक तारा को दिया और बटन दबाया। क्या है? दूसरी तरफ से माथुर की डरी हुई आवाज आई। सर, आज शाम रॉयल पैलेस में इंडस्ट्री की एनुअल गाला नाइट है। वीआईपी क्लाइंट्स आ रहे हैं। मैं आ रहा हूँ और मेरी असिस्टेंट भी मेरे साथ होगी। रियाज ने बिना कोई और बात सुने फ़ोन कट कर दिया था। तारा ने भी ये सुनकर मुंह बनाया। तभी रियाज ने उसे देखते हुए कहा, मैं तुम्हारी ही बात कर रहा हूँ। इस तरीके से मुंह क्यों बना रही हो? हाँ। जिस पर तारा ने उसे घूरते हुए कहा, क्या कहा तुमने? मैं तुम्हारी कोई असिस्टेंट नहीं हूँ, ठीक है? और दूसरी बात, मैं क्यों जाऊँगी उस बोरिंग पार्टी में? मेरा लॉजिक कहता है कि वहाँ सब अजीब और नकली लोग होते हैं जो सिर्फ अपने पैसों का शो ऑफ करते हैं, और मुझे घर जाकर सोना है। ऐसी उल्टी सीधी पार्टी मुझे नहीं करनी। लॉजिक को मेरे हिसाब से एक दिन पर घर पर छोड़ कर देना, ठीक है? रियाज ने वापस अपने डेस्क पर जाते हुए कहा, आज रात तुम मेरे साथ चल रही हो। तुम्हारे कपड़े शाम तक पहुंच जाएंगे, और अगर तुमने वहाँ कोई धमाका करने की कोशिश की तो कल से मैं तुम्हें सच में 500 पन्नों का डेटा मैन्युअली टाइप करके दे दूंगा, वो भी बिना किसी चीटिंग के। आप बहुत बुरे हैं। तारा ने पैर पटकते हुए फाइल उठाई। और तुम एक आफत हो। रियाज ने लैपटॉप खोलते हुए बिना देखे जवाब दिया, लेकिन उसके होठों पर एक बहुत ही हल्की सी छुपने वाली मुस्कान थी। शाम के 7:30 बजे द रॉयल पैलेस होटल। होटल का बड़ा सा बॉलरूम शहर के सबसे अमीर और ताकतवर लोगों से भरा हुआ था। रियाज अपने हमेशा के डार्क ब्लैक थ्री पीस सूट में बेहद ही खूंखार और हैंडसम लग रहा था, लेकिन आज उसका ध्यान सारा तारा पर था। उसने रियांस की भेजी हुई एक डीप इमरान ग्रीन साड़ी पहनी हुई थी, जिसका बैकलेस ब्लाउज और डार्क रेड लिपस्टिक उसे किसी अप्सरा से कम नहीं दिखा रही थी। दोनों पार्टी में एक साथ चल रहे थे। बाहर वालों के लिए तो वो सिर्फ एक असिस्टेंट और बॉस थे, लेकिन उनके बीच की वो धीमी नोकझोंक लगातार चल रही थी। देखिए उस आदमी को। तारा ने अपने शैंपेन के गिलास के पीछे फुसफुसाते हुए रियांस से कहा। पिछले आधे घंटे से वो ऐसे हंस रहा है जैसे किसी ने उसे जोक की किताब पिला दी हो। इतना नकली कोई कैसे हो सकता है? हाँ। रेयांस ने बिना अपनी एक्सप्रेशन बदले अपने दांतों के बीच से कहा, वो देश का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, और तुम यहाँ अपनी इस तरह खुराफाती आंखों से लोगों को जज करना बंद करो। मैं जज नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस फैक्ट बता रही हूँ। तारा ने कंधे उचकाए। तभी विक्रम मल्होत्रा, जो कि रियांस का एक पुराना बिजनेस ड्राइवर था, उसके पास आ गया। उसकी नज़रों में एक अजीब सा घमंड था। रियाज सिंघानिया, क्या बात है? आजकल तुम छोटी छोटी मछलियों का शिकार करने लगे हो। सुना है सुबह रजत को बाहर निकाल फेंका। विक्रम ने ताना मारा, लेकिन उसकी नजरें तारा पर ही टिकी हुई थी। और ये खूबसूरत मोहतरमा कौन है? तुम्हारी नई असिस्टेंट है क्या? तुम्हारी चॉइस तो सच में बहुत ही उम्दा है। विक्रम ने बहुत ही ओवर फ्रेंडली तरीके से तारा की तरफ हाथ बढ़ाया। हेलो गॉर्जियस, अगर तुम कभी इस खड़ूस इंसान की नौकरी से थक जाओ ना, तो मेरी कंपनी में आ जाना। रेयांस की मुट्ठी कस गई थी। उसका माफिया वाला गुस्सा उबलने ही वाला था कि तारा ने अपनी शैंपेन की गिलास साइड रखी और एक बेहद मीठी लेकिन जानलेवा मुस्कान दी। धन्यवाद मिस्टर मल्होत्रा। तारा ने विक्रम के बढ़े हुए हाथ को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए कहा, लेकिन मेरा लॉजिक कहता है कि डूबते हुए जहाज में सवारी करना बेवकूफ़ी होती है। पिछले महीने आपके शेयर्स 20% गिरे थे। आपके दो बड़े प्रोजेक्ट्स भी होल्ड पर हैं। मुझे लगता है कि आपको पार्टी में नई असिस्टेंट ढूंढने की बजाय अपनी बैलेंस शीट पर ध्यान देना चाहिए। विक्रम का बढ़ा हुआ हाथ हवा में ही रुक गया। उसके चेहरे पर रंग ऐसे उड़ा जैसे किसी ने उस पर ठंडा पानी डाल दिया हो। आसपास खड़े कुछ लोगों ने ये सुना और अपनी हंसी दबाने लगे। रियाज ने अपने होठों की वो डार्क स्माइल छुपाने की और बिल्कुल कोशिश नहीं की थी। उसने बहुत ही शान से अपना एक हाथ तारा की कमर के निचले हिस्से पर रखा। सिर्फ एक हल्का सा स्पर्श, लेकिन ये पूरी दुनिया को बताने के लिए काफ़ी था कि ये लड़की उसकी है। तुमने सुना मेरी असिस्टेंट ने अभी क्या कहा विक्रम? रियाज की आवाज़ बर्फीली थी। अब यहाँ से दफ़ा हो जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हारी कंपनी के बचे हुए सारे शेयर्स भी रातों रात खरीद कर तुम्हें सड़क पर ले आऊं। विक्रम बिना एक शब्द कहे वहां से बेइज्जत होकर खिसक गया। नॉट बैड मिस एटमबम,
रियाज ने तारा की तरफ झुकते हुए फुसफुसाया। मैं काफी इम्प्रेस हुआ हूँ तुमसे। लॉजिक मिस्टर बॉस, लॉजिक। तारा ने कॉलर उचकाते हुए कहा, लेकिन रियाज के हाथ का वो स्पर्श उसकी कमर पर एक अजीब सा सनसनी पैदा कर रहा था। वहीं दूर से एक जोड़ी आंखें तारा और रियाज को ही काफी टाइम से घूर कर देख रही थी। वो लड़की रेड गाउन में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसकी आंखें बहुत ही गुस्से से उन दोनों को घूर रही थी, या बोलूं तारा को घूर रही थी। वहीं रात के 11:30 बजे बाहर दिल्ली की सड़कों पर भयंकर मानसून वाला तूफान शुरू हो गया था। आसमान में बिजलियां कड़क रही थी और कार के अंदर एक अजीब सा सुकून भरा सन्नाटा था। रियांश ड्राइव कर रहा था और तारा विंडो से बाहर देख रही थी। सुबह की वो ऑकवर्डनेस, दिन भर का लड़ाई झगड़ा और अब एक बहुत ही कंफर्टेबल और गहरी केमिस्ट्री में बदल चुका था। कार के शीशों पर बारिश की बूंदें किसी चाबुक की तरह पड़ रही थी। तूफान इतना तेज था कि वाइपर भी सामने का नज़ारा साफ नहीं कर पा रहे थे। रियांश ने स्टीयरिंग व्हील पर अपनी ग्रिप मजबूत की और कार को सड़क के किनारे एक सुनसान जगह पर रोक दिया। उसने एक गहरी सांस ली और पलटकर तारा की तरफ देखा, यह सोचकर कि वो विक्रम वाले मामले पर फिर से अपनी कोई लॉजिकल थ्योरी देनी या फिर बहस करने वाली थी। लेकिन तारा बिल्कुल चुप थी। वो अपनी सीट पर सिकड़ी हुई बैठी थी। उसने अपने दोनों हाथों से सीट बेल्ट को इतनी जोर से जकड़ा था कि उसके पोरों के रंग सफ़ेद पड़ गया था। उसका चेहरा पीला था और उसकी नज़रें सामने शीशे पर बहते पानी पर पूरी तरीके से जमी हुई थी। वो कांप रही थी। तारा? रियाज ने हल्की सी उलझन के साथ पूछा। क्या हुआ? तारा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी सांसें बहुत तेज और उथली हुई थी। रियाज का परफेक्शनिस्ट दिमाग तुरंत ही अलर्ट हो गया। उसने अपनी सीट बेल्ट खोली और थोड़ा सा उसकी तरफ झुका। तारा, मेरी तरफ देखो। क्या हुआ? घुटन हो रही तुम्हें? मुझे मुझे बाहर जाना है। तारा की आवाज़ इतनी कांप रही थी कि मुश्किल से रियाज तक पहुंची। उसने कांपते हाथों से कार का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। तुम पागल हो गई हो? बाहर तूफान है। रियाज ने झटके से उसका हाथ पकड़ा। तारा का हाथ बर्फ की तरह ठंडा हो चुका था। प्लीज रियाज, प्लीज मुझे बाहर जाने दो। दम घुट रहा है मेरा। तारा की आंखों में अचानक से आंसू झलक पड़े। वो अब सच में पैनिक कर रही थी। बारिश और कार। 5 साल पहले बिल्कुल ऐसे ही रात थी। बहुत तेज बारिश हो रही थी। रियाज जो उसे डांटने वाला था, अचानक रुक सा गया था। तारा की आवाज़ में जो दर्द था, उसने रियाज को अंदर तक हिला दिया था। मेरे पापा ड्राइव कर रहे थे। तारा फूट फूट कर रोने लगी। उसकी उंगलियां अब रियाज के कोट को कसकर पकड़ रही थी, जैसे वो कोई सहारा ढूंढ रही हो। सामने से एक ट्रक आया और सब खत्म हो गया। वो दोनों वो दोनों मुझे छोड़कर चली गई, हमेशा के लिए। जब भी ऐसी बारिश होती है और मैं किसी कार में होती हूँ, मुझे लगता है कि कि अभी कोई टक्कर होगी। और तारा आगे कुछ बोल नहीं पाई। उसका गला रुंध गया था और वो बुरी तरीके से कांपने लगी थी। उसे सच में अब पैनिक अटैक आ रहा था। रेयांस का दिल जैसे किसी एक ने मुट्ठी में भींच दिया हो। उसने तारा को हमेशा बहस करते, लड़ते और अपने लॉजिक से दुनिया को हराते देखा था। ये टूटी हुई, कांपती हुई तारा उसके लिए बिल्कुल नहीं थी। कुछ नहीं होगा तारा, मैं हूं ना यहाँ, शांत हो जाओ। रियाज ने उसे संभालने के लिए अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए। वो उसे अपनी बाहों में खींचकर शांत करना चाहता था। उसने तारा की सीट बेल्ट खोलने के लिए जैसे ही अपना हाथ नीचे किया, उसी पल आसमान में एक बहुत ही भयानक बिजली कड़की। बिजली की एक उस तेज आवाज से तारा बुरी तरीके से चौंकी। घबराहट में उसने पीछे हटने की कोशिश की। उसका बैलेंस बिगड़ा। उसे गिरने से बचाने के लिए रियाज ने झटके से आगे की तरफ ड्राइव मारी और उसने तारा की कमर पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। लेकिन कार की उस तंग जगह और तारा के चटपटाने की वजह से रियांस का हाथ कमर के बजाय सीधा ऊपर फिसल गया था और उसके अंगूठे अब गलत जगह पर उसे टच कर रहे थे। कार में एकदम से सन्नाटा छा गया। तारा की सिसकियां और पैनिक अटैक जैसे एक झटके में हवा हो गए थे। रियांस का एक बड़ा सा गर्म हाथ तारा के सीने से ठीक उस नाजुक हिस्से पर बहुत ही मजबूती से टिक गया था। और बदकिस्मती से ये वही जगह थी जहां सुबह रियांस के हाथ गलती से गए थे। लेकिन सुबह वो सिर्फ पोरों की छुअन थी और अभी रियांस का पूरा हाथ वहां था और उसकी ग्रिप
बहुत ही ज़्यादा टाइट थी। तारा की रोती हुई आंसुओं से भरी आंखें फटी की फटी रह गई। रियाज का वो दिमाग सुन्न पड़ गया था। उसने तारा को पकड़ने के लिए इतनी ताकत लगाई थी कि अब वो अपना हाथ तुरंत हटा भी नहीं पा रहा था। उसे अपनी हथेली के नीचे तारा की बेतहाशा तेज धड़कन और उसके शरीर की वो गर्माहट महसूस हो रही थी। वो इमोशनल पल जो अभी अभी चल रहा था अचानक से एक बहुत ही भयंकर, भारी और अजीब सी आग में बदल गया था। रियाज। तारा के गले से एक बहुत ही दबी हुई कांपती हुई आवाज निकली। रियाज को जैसे करंट लगा हो। उसने झटके से अपना हाथ पीछे खींचा, लेकिन कार के बीच वाले कंसोल गियर वाली जगह से उसका घुटना टकराया और वो वापस तारा के बहुत ही करीब आ गया था। अब वो दोनों इतने करीब थे कि उनकी नाक एक दूसरे से टकरा रही थी। रियांश की भारी सांसें तारा के गीले चेहरे पर पड़ रही थी। मैं मेरा वो मतलब नहीं था। रियांश की आवाज़ इतनी भारी और हस्की हो चुकी थी कि पहचान में ही नहीं आ रही थी। सुबह की वो ऑकवर्डनेस, अभी का ये एहसास, रियांश की पूरी बॉडी फिर से जलने लगी थी। तारा कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। उसका पैनिक खत्म हो चुका था, लेकिन अब उसका शरीर एक अलग ही वजह से कांप रहा था। रियांश की वो डार्क सुलगती हुई आंखें जो इस वक्त उसके इतने करीब थी, वो तारा को पूरी तरीके से हिप्नोटाइज कर रही थी। तुम रो रही थी। रियाज ने खुद को पीछे हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका शरीर जैसे उसकी बात ही नहीं मान रहा था। उसकी नजरें तारा की आंखों में फिसल कर उसके कांपते हुए होठों पर चली गई। अब नहीं रो रही ना? तारा ने एक गहरी सांस ली, जिससे उसका सीना रियांस के कोट से हल्का सा टकराया था। इस छोटी सी हरकत ने रियांस के अंदर की बची कुची कंट्रोल की दीवार भी तोड़ दी थी। रियांस ने एक फ्रस्ट्रेट सांस ली। तुम मेरे दिमाग का सारा परफेक्शन बर्बाद कर रही हो। बिना एक सेकंड और सोचे रियांस ने अपना एक हाथ तारा की गर्दन के पीछे डाला और उसे अपनी तरफ खींचा और अपने होठों को बहुत ही आक्रामक और पजेसिव तरीके से तारा के होठों पर रख दिया। आपको ये कहानी कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही एक बात कहनी है, अगर किसी को वॉइस अच्छी है और वो वॉइस रिकॉर्डिंग कर सकती है तो प्लीज़ हमारे डिस्क्रिप्शन में जो ईमेल है उस पर मैसेज करें। हम उसके आपको फीस भी पे करेंगे। साथ ही मुझे एक वॉइस आर्टिस्ट चाहिए, तो प्लीज़ अगर किसी की अच्छी वॉइस है तो प्लीज़ हमें मेल ज़रूर करें। थैंक यू सो मच एवरीवन।